सर दोस्तों, मैं अवनीश एक बार पुनः सुनील क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी लास्ट क्लास जो हुई थी वो मौलिक अधिकार की थी। हमारे संविधान के भाग 3 से संबंधित था मौलिक अधिकार, जिसके बारे में आपने अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप मौलिक अधिकार को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा शुरू होता है वो क्या है? वो भाग 4 शुरू होता है। भाग 3 हमारा मौलिक अधिकार था, भाग 4 क्या है? डीपीएसपी, जिसे हम क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी। ये जो है डीपीएसपी कहाँ से आया, क्यों आया, ये भी जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमको हिस्ट्री, किसी चीज़ की हिस्ट्री जाने बिना हम उसकी ज्योग्राफी, उस पर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में हम जान नहीं सकते हैं कि क्यों और कैसे हुआ। हमने आपसे बार बार कहा है कि क्यों क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली और क्यों बहुत से होते हैं। उस क्यों को कोशिश करना चाहिए कि ख़त्म किया जाए। तो उसी क्यों पे हम जो है पहले ही लगते हैं कि इसको क्यों लाया गया। एक्चुअली ये मौलिक अधिकार का ही पार्ट है। इसे मौलिक अधिकार 2 नाम से जाना जा सकता था, बताया जा सकता था, इसका नाम रखा गया था। मगर हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको नीति निर्देशक तत्व नाम दिया। उसके पीछे कारण 1935 का हमारा जो अधिनियम था, उसमें जो था क्या था, गवर्नर को, भारत के जो गवर्नर थे, उपनिवेशों के जो गवर्नर थे, उनको 1935 अधिनियम के अंतर्गत ये आदेश दिया जाता था। तभी से जो है उनको आदेशित क्या था, क्योंकि पहले क्या था, पुलिस शासन था, गवर्निंग शासन था, पुलिस राज करते थे। ठीक है, और जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है, लोक कल्याणकारी नीतियों से संबंधित है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। लोक कल्याणकारी मतलब लोगों का भला हो, लोग उसमें मूल्यांकन करें। लोक नीति निर्देशक तत्व का मूल्यांकन कौन करता है? लोग करते हैं, भारत की जनता करती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के संबंधित थे। बस अंतर ये हो गया कि हमारे जो संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर थे और उनके साथ एक हमारे सचिव थे जिनका नाम आप जब BN राव साहब, जो आई थिंक एक वक्ता ने कहा था कि अगर संविधान का निर्माता अगर अम्बेडकर साहब कर सकते हैं तो उनके साथ साथ एक और बुद्धिजीवी, एक बहुत ही ब्रिलियंट इंसान जो है वहाँ पर उपस्थित है, जो BN राव, जिससे अम्बेडकर साहब जब सलाह लेने के लिए गए हुए थे बाहर लंदन में, तो वहाँ के ऑस्टिन साहब थे, गैल्विन ऑस्टिन साहब थे। उन्होंने कहा था कि आपके देश में खुद ही एक बुद्धिजीवी है जिससे आप सलाह लीजिए, तो वो कोई और नहीं था, BN राव साहब थे। और BN राव साहब की ये इच्छा थी कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार का पार्ट 2 बनाया जाए, मगर ऐसा हो ना सका, कुछ कारण थे। तो यहाँ से जो था नीति निर्देशक तत्व जो था 1937 में ये विचार आया था सबके दिमाग में कि जो है नीति निर्देशक तत्व को हम लोग क्या करें, बनाएं। ठीक, नीति निर्देशक तत्व हमारा किस भाग में है हमारे संविधान के? ये है चौथा भाग है। कौन सा है? 4th, चौथा भाग है। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक है। अच्छा, 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व है वो बहुत सिंपल वे में है, हमारी ही चीज़ों का, हमारा ही मूल्यांकन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अच्छा, जब हम काम करेंगे तो क्या होगा? काम करेंगे तो हमको उसके लिए क्या चाहिए? कारखाने चाहिए, तो उसकी स्थापना। न्याय चाहिए, न्यायालय चाहिए, न्याय अगर मिलेगा तो न्यायालय चाहिए। अच्छा, समान नागरिक संहिता भी उसी में ही संबंधित है। तो हम आगे जब चैप्टर को पढ़ेंगे कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, समान कार्य के लिए समान वेतन जो 39 में है, 39 का क्या कहता है ये भी हम पढ़ेंगे, 41 क्या कहता है ये भी पढ़ेंगे, 48 क्या कहता है ये भी पढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला क्वेश्चन अनुच्छेद 40, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पंचायतों से संबंधित, जैसा आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। तो इन छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वनडे एग्जामिनेशन से होती हैं, हम इनको भी अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम ओवरव्यू पूरा देखते हैं कि क्या है हमारा नीति निर्देशक तत्व और कैसे ये हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। तो क्या था कि ये जो है आयरलैंड से, इसका जो विचार आया था 1937 में आया था, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया। अच्छा, आयरलैंड का कैसे पाया? आयरलैंड जो था वो स्पेन से प्राप्त किया था। आयरलैंड ने क्या किया था, नीति निर्देशक तत्व को, डीपीएसपी को कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पूछ लिया था। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, आयोग पूछता है। अच्छा, क्वेश्चन आ जाएगा कि आयरलैंड से संविधान लिया, आयरलैंड ने किस संविधान से लिया था, कहाँ से जो है डीपीएसपी को ग्रहण किया था? तो पहला ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि स्पेन से किया था। ठीक है, कब सोच इसकी आई थी? तो ये 1937 में आई थी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि
ये जो प्रभाव पड़ता है इसका डीपीएसपी का हमारे संविधान पे, ये हम लोगों पे जो ये कहाँ से सोच कहाँ थी, तो ये जो थी जो 1935 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उससे क्या है इसको जो है रूपरेखा तैयार होती, क्योंकि 1935 में आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि 1935 में भारत के गवर्नर जो थे ऑर्डर देते थे, जो औपनिवेशिक गवर्नर थे और जो राज्यों के जो छोटे गवर्नर होते थे, जो गवर्निंग बॉडी होती थी, उनको आदेशित किया जाता था, अनुदेशित किया जाता था। ठीक है, तो वहाँ से जो है नीति निर्देशक तत्वों को प्रायोरिटी दी गई है। तो हम देखते हैं आगे क्या है निर्देशक तत्व। अच्छा, इसका मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व में अंतर भी एक दो बार पूछ लिया था, क्या मुख्यतः अंतर है, तो ये जानते रहिए कि मौलिक अधिकार को न्यायालय में आप चैलेंज कर सकते हैं और जबकि निर्देशक तत्व को नहीं कर सकते हैं। ये राज्यों पे डिपेंड होता है आपको देंगे कि नहीं देंगे। जैसे सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन लोग मांगते हैं कि जैसा जो सामान्य कार्य करता है उसको उसी तरह हिसाब से वेतन मिलना चाहिए, मगर ऐसा राज्य नहीं करते हैं। अपनी कमियों को अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं कि इससे इतना लोड आएगा, इससे इतना वो होगा, और जो है उसको नहीं देते। तो ये राज्य के ऊपर है, इसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। जबकि 14 और 19 ये अधिकार देते हैं, 14 अनुच्छेद 14 और 19 जो अधिकार कुछ वादों में दिए हैं न्यायालय, उच्च न्यायालय को, कि उस पर वो जो है बातचीत कर सकते हैं, संविधान कोर्ट में ले जा सकते हैं। उसको भी मैं आपको बताऊंगा 14 और 19 किस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों पे लागू होते हैं। आगे चलते हैं, हमारा क्या है नीति निर्देशक तत्व। तो मुख्य उद्देश्य क्या है नीति निर्देशक तत्व का, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य से क्या मतलब है, जो लोगों का भला करे, लोगों की भलाई के लिए उसका प्रयोग हो। ठीक है, इसकी जो मुख्यतः था नीतियां जो बनी थी यही बनाई गई थी कि लोगों के द्वारा इसका मूल्यांकन हो, लोग इसको मूल्यांकन। नीति तत्व को इसीलिए दे दिया गया, मूल अधिकार से अलग कर दिया गया। जो भी सोच रही हो उस समय की मुख्यतः यही सोच थी कि इसका मूल्यांकन राज्य के लोग करेंगे, लोगों के द्वारा, क्योंकि हमारा देश है क्या है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश होने के कारण इसका मूल्यांकन कौन करेगा, यहाँ की जनता करेगी। इसीलिए नीति तत्व को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कहते हैं। अच्छा, एक और चीज आता है, देखिए नीति निर्देशक तत्वों में जो होता है वो राजनीतिक न्याय की व्यवस्था जो आती है, न्याय की व्यवस्था प्रस्तावना में भी होगी। आपको याद होगा प्रस्तावना जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे दो तरह का न्याय दिया गया था। कौन कौन सा न्याय था, पहला न्याय क्या था, उसमें दो तरीके के न्याय थे। पहला न्याय क्या था, आर्थिक न्याय था। क्या था, आर्थिक न्याय, और दूसरा सामाजिक न्याय। किस अनुच्छेद में थे, आर्थिक और सामाजिक न्याय जो थे हमारे प्रस्तावना की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे दो तरीके के न्याय थे, एक आर्थिक न्याय था और एक सामाजिक न्याय था। तो और इसमें क्या हो गया, दो तरीके के न्याय मिलते थे, इसमें एक और न्याय जुड़ गया, राजनीतिक न्याय। तो ये किस अनुच्छेद में है, ये 38 में है। जब हम 38वां अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा, आर्थिक पढ़ेंगे, सामाजिक पढ़ेंगे और राजनीतिक पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीतिक तीन तरीके के जो है न्याय व्यवस्था को हम पढ़ेंगे, किसमें, डीपीएसपी के अंतर्गत। अनुच्छेद कौन सा होगा, 38 होगा। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत जो होगा वो तीन तरह का न्याय पढ़ेंगे, और प्रस्तावना में हमने किस तरह का न्याय पढ़ा था, जो है दो तरीके का न्याय पढ़ा था। अच्छा, एक और चीज आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्विन ऑस्टिन ने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में कहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, मूल आत्मा कहा है। क्या क्या है, संविधान की मूल आत्मा, याद रखिएगा। पूछा जाता है गैल्विन ऑस्टिन ने किसे मूल आत्मा कहा है संविधान की, तो किसने किसको कहा है, किसको कहा है, कहा है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे हमारा जो है ये इसका निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण हो जाता है। देखिए हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है वो 3 वर्गों में बट गया है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो जो 36 से 51 है वो 36 से 51 को आप बहुत ही स्मूथली याद कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल वे में याद कर सकते हैं। 3 तरीके का क्या हुआ, वर्गीकरण के 3 तरह की जो सोच थी हमारे जो नीति निर्देशक तत्वों में है वो आ गई। पहली सोच क्या थी, जो पहला जो सिद्धांत था, जो सोच थी वो गांधीवादी सोच थी। पहली समाजवादी, माफ करिएगा, समाजवादी। वादी से मतलब, वादी क्या होता है, जो हमारा सामाजिक परिवेश होता है, जो समाजवादी सोच, गांधीवादी सोच और उदार बौद्धिकवादी। इसमें क्या क्या है, समाजवादी मतलब सभी को समानता, सभी को
समानता। गांधीवादी सोच जो थी, गांधी क्या चाहते थे, गांधी सोचते थे, कहते थे कि भारत का जो लोग हैं वो कहाँ पे बसते हैं, गांव में। भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गांव में बसती है, ठीक है। तो गांधी इस पे डिपेंड रहते थे, कहते थे कि गांव का विकास हो जाता। तो इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 40 जो आप देखेंगे पंचायतें हैं, अनुच्छेद 40 क्या है, पंचायतें। पंचायतें कहाँ पे होती हैं, ग्राम में होती हैं। शहर में तो आपने कभी सुना नहीं होगा पंचायत होगा। पंचायत कहाँ होती है, अरे भैया क्या हो रहा है, गांव में होता है, हमारे गांव में भी होता है। क्या चल रही है, पंचायत चल रही है, 4 लोग बैठ जाएंगे और पंचायत होगी। तो ये किससे है, पंचायत किससे संबंधित है, पंचायत हमारा ग्राम से संबंधित है, ठीक है। तो इनकी जो यहाँ पे जितने गांधीवादी में जो भी चीजें आएंगी आप देखेंगे हमारा मुख्यतः जो है वो गांधीवादी सोच से संबंधित अनुच्छेद होंगे। तो आप पोलाइटली समझ लीजिएगा, सरल होंगे, सात्विक होंगे, है ना, कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी जो सरलता से ना समझ में आए, ठीक है। उसके बाद है उदार बौद्धिक। उदार मतलब आप समझ ही सकते हो कि उदार मतलब सरल, ठीक है, सरल। सही। 44वां संविधान संशोधन आपका क्या है, नागरिक संहिता से। फिर 50वां क्या है, न्यायालयों से संबंधित है। तो हमारे ऐसे ही जो अनुच्छेद आएंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो हमारा समाजवादी आपको समझ में आ गया कि समाजवादी क्या था। समाजवादी में जो है समाज को समानता, जैसे 38वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 38वां संविधान संशोधन जो है वो हमारे किससे संबंधित है, वो समान 38वां संविधान संशोधन हमारे किससे संबंधित है, वो राजनीतिक और उसके साथ आर्थिक और सामाजिक से। 39वां किससे, समान कार्य समान वेतन से। 39 का जिसे 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, समान अवसर की समानता दिया गया था ना, समान कार्य के लिए समान वेतन। एक क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, तो 39वें अनुच्छेद में। याद रखिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब 39 का जोड़ा गया। तो उसी से 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तब क्या जोड़ा गया था, आप बताएंगे, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पंचायतें जो हैं कहाँ पर हैं, पंचायतें नीति निश्चक तत्व का एक पार्ट है अनुच्छेद 40 में, मगर इन्हें जब संवैधानिक दर्जा मिल गया तो ये कहाँ चले गए, 9 में, ठीक है ना। 9 का आप जब पढ़ाया जाएगा, 9 का को 9 और 9 का, तो इन से चीज़ों को जानेंगे। तो अभी मैं पूरा समअप करता हूँ कि राज के नीति निश्चक तत्व क्या है। नाथ के नीति निश्चक तत्व जो है वो चौथे भाग में है। कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। इनकी सोच कब आई थी, 1937 में आई थी। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। अच्छा, आयरलैंड से अगर लिया गया तो उसने कहाँ से लिया, स्पेन से लिया, ठीक है। और जो हमारे नीति निश्चक तत्व हैं ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो सोच जो की गई थी RN राव साहब ने ली थी, सबसे पहले सोच लाया था दिमाग में। उसके बाद क्या है, लिखित बताइए, फिर निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, फिर इसको क्या किया गया। अच्छा, इसकी और क्या है कि इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी नीतियां। इसका मुख्य उद्देश्य क्या, उद्देश्य बहुत ज्यादा याद रखिएगा, उद्देश्य का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी नीतियां। अच्छा, हम अपने इसको किसमें, जैसे 36वां है, 36वें में जो है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया। अच्छा, मौलिक अधिकार में भी राज्य की परिभाषा के बारे में ही बताया गया है, मगर यहाँ पे क्या है, राज्य की 36 और 37 को साथ में आप लेके पढ़ेंगे। तो 36 और 37 को जब हम साथ लेके पढ़ते हैं तो राज्य की परिभाषा, और जैसे 37 में क्या कहते हैं कि आप हनन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते, मतलब आपके अधिकारों का अगर हनन हो जाता है तो आप न्यायालय की तरफ नहीं जा सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकार में क्या है, आपके अधिकारों का अगर हनन होगा तो आप न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जब, तो इसमें 3, हम इसको क्या करते हैं, 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। इसकी 3 कैटेगरियां बांट देते हैं। इनके सिद्धांत क्या क्या है, किन सिद्धांतों पे हमारा मौलिक नीति तत्व कार्य करता है। सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं हमने यहाँ पे मेंशन किया। गांधीवादी के अंतर्गत जो आते हैं, हमने आपको थोड़ा व्यू बताया कैसे कौन कौन सी चीजें। उदारवादी के अंतर्गत जो सरल भाव होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको एक एक स्टेप को एक एक दिन में, आपके 3 दिन में आपके इनको खत्म करेंगे। समाजवादी सिद्धांत पढ़ाएंगे, गांधीवादी सिद्धांत पढ़ाएंगे और बौद्धिक सिद्धांत पढ़ाएंगे। तो ये इसका पूरा समअप हो गया। अच्छा, इसमें कोई चीज
आप बताना चाहेंगे तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। साथ साथ आपसे निवेदन है कि इससे पहले मौलिक अधिकार पढ़ाया गया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप इसको देखिए। साथ में हमारे चैनल को सुनील क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।